भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियां खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। आ गए हैं समा वाले, आ गए हैं नया दिन वाले। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। तो प्रोग्राम का आगाज हम इस नई कैंपेन से ही करेंगे जो कि हम पहले रोजे से ही चला रहे हैं कि हरामखोर होशियार हो जाए। जब हम हरामखोरी की बात करते हैं तो जरा इसका पस मंजर जानने की भी कोशिश करते हैं। हरामखोर एक लफ्ज नहीं, एक नफरत का इस्तारा है। हरामखोर कहलाना किसी को भी पसंद नहीं होता जनाब इस मुआशरे में। काश हरामखोरी भी किसी को पसंद ना हो, लेकिन बदकिस्मती से हम अपने मुआशरे में इसको बढ़ता चढ़ता देख रहे हैं। इस मुल्क में चोर को चोर, डाकू को डाकू, शराबी को शराबी तो कहा गया है कि लोगों को इससे नफरत हो सके और इस बुराई का खात्मा हो सके। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी ने कभी भी हरामखोर को हरामखोर नहीं कहा, ना लिखा। और हरामखोर इस मुल्क की जड़ें काट गया, ये सोचे समझे बिना कि हरामखोरी नस्लें तबाह कर देता है। गरीब का चूल्हा ठंडा पड़ा है और मिडल मैन का गोदाम मसनूई महंगाई करने के लिए भरा रहा है। खेत से 5-10 रुपए धड़ी के हिसाब से निकलने वाला आलू हो, टमाटर हो या प्याज हो, गरीब को बाजार में 100 रुपए किलो बेचकर कोई हरामखोर मिडल मैन मुआशरे में हाजी साहब का स्टेटस तो एंजॉय करता रहा। लेकिन बदकिस्मती से किसी ने उन हाजी साहब को ये नहीं बताया कि भैया आप तो हरामखोर हैं। हरामखोर की वजह से गरीब को अगर रोटी मिली तो दवा के पैसे ना बचे, फिर उसके पास दो ही ऑप्शन बचे कि या तो फाके से मर जाए या बीमारी से। लेकिन हरामखोर को हरामखोर ना कहा गया। लेकिन अब बहुत हो गया। लेट्स कॉल अ स्पेड और हमने अपनी आवाज़ उठानी है अपने तरीके से। समा वाले अपने तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, नए दिन के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं जनाब कि हरामखोरी बंद करनी है, इसको रोकना है और अपने अपने अंदाज में अब हर किसी ने आवाज़ उठानी है। हमारे सोशल मीडिया पेज पे आप आ सकते हैं, अपने अंदाज में अपने कमेंट्स के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं कि आप इस चीज़ को कितना बुरा समझते हैं। अब हम आज से हरामखोर को हरामखोर कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे। आप अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रमज़ान में दुगना माल बनाने के चक्कर में हैं तो आप हरामखोर हैं। जी हाँ, हरामखोर। आप अगर सब्जी मंडी में खेत से आया सारा माल खुद खरीद कर फिर मन मर्जी के रेट पर मार्केट में बेच रहे हैं तो ये बिजनेस टेक्निक नहीं है, ये हरामखोरी है। आप हरामखोरी कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रही है मैं? किसकी बात कर रहा है समा? नहीं समझ आया? ये वीडियो देखें। कितने जुल्म की बात है। रमज़ान का महीना है, आपके पास बेसन चीनी नहीं, टमाटर सब्जी वालों के पास। अल्लाह हिदायत दे। जलने कुलने का क्या फ़ायदा? 1-2 दिन वेट कर लीजिए, सब सामान आपको मिल जाएगा। देख लीजिए, 1 किलो भी मिल जाए तो हमारे चंद दिन निकल जाएंगे, चाहे कुछ पैसों पर ले लीजिए। पैसों की तो बात ही नहीं है। अगर होती तो इसी रेट पे आपको दे देता। एक दाना चीनी का नहीं है पूरी मार्केट में। जब ऊपर पैसे दे रहा था तो आप ले लेते। पागल हो रहे क्या? अभी रमज़ान का महीना है, अभी मार्केट में माल शॉर्ट होने दें। हमारा तो गोदाम भरे में है ना, एक ही महीना तो होता है पूरे साल में कमाने का। फिर देख हम दुगनी कीमत में कैसे कमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसलमानों का गल्ला खाने पीने की चीज़ों को रोके रखे यानी बावजूद ज़रूरत के फ़रोख्त ना करे, अल्लाह ताला उस पर कोड़ और तंग दस्ती मुसल्लत फरमा देता है। और एक और हदीस है कि तिजारत में झूठ बोलने वाले, ऐब छुपाने वाले के कारोबार से बरकत मिटा दी जाती है। कुरान और हदीस की रोशनी में हर चीज़ को समझने की ज़रूरत है आज के दौर में। बिल्कुल। और जब बरकत उठ जाने की बात आती है तो जब बरकत उठ जाती है तो वो रिस्क हलाल नहीं रहता है। एक शख्स ने पैदा होने से मरते दम तक कितना खाना खाना है ये तो पहले से लिखा जा चुका है, इससे कोई मुसलमान इनकारी नज़र नहीं आता। लेकिन इसको हलाल करके खाना है या हराम करके, ये इंसान पर मुनहसिर है, उसके अपने हाथ में है। तभी तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। इस मौके पर मुझे हज़रत अली करमुल्लाह वजह का वो वाक़या याद आता है
जब आपने मस्जिद में जाते वक्त अपनी ज़रा एक शख्स के पास बतौर इमानत रखवाई, मस्जिद में जाकर उन्होंने ये दिल में सोचा कि गरीब शख्स है, मैं ये ज़रा बाहर निकल कर इसको तोहफ़ा दे दूँगा, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि वो शख्स गायब हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ार गए और ये सोचा कि नई ज़रा ले सकूं, लेकिन जब बाज़ार जाते हैं तो एक दुकान पर क्या देखते हैं कि आप ही की ज़रा रखी है। पूछने पर मालूम होता है कि एक शख्स ने इसे 2 दिनार में फ़रोख्त किया गया। नाज़रीन, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि बाबुल इल्म हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने तब ये तारीखी जुमला कहा कि मैं इस शख्स को 2 दिनार की ज़रा हलाल से देने वाला था, लेकिन इसने अपनी जल्दबाजी और लालच में, गौर करें कि जल्दबाजी और लालच में हराम के ज़रिए कमा लिया। तो खुदारा अपने किरदार पर रहम करें, गौर करें, तवज्जो करें। कुरान करीम की सूरत निसा में अल्लाह पाक बहुत वाज़ेह अंदाज में ये फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि इमानत वालों को पहुंचा दो। यहाँ पर याद रखें कि मुनाफिकीन की जो निशानियाँ बताई गई हैं उसमें से भी एक निशानी ये है कि जब इमानत रखवाई जाती है तो उसमें ख़यानत करता है। तो ख़यानत नहीं करनी, हरामखोरी नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, ये गुनाह नहीं करना। आज जब हम हरामखोरी की बात कर रहे हैं तो ऐसे में अपने मुल्क पर नज़र दौड़ाते हैं। कुछ ऐसा ही आलम नहीं है क्या कि गन्ने की तो शानदार फसल हुई लेकिन चीनी दुकान में नहीं है, किसी हरामखोर ने गोदाम में दबा रखी है। सब्ज़ी हो या फल, रमज़ान आया है, 3 रोज़े ही गुजरे हैं, अपनी कीमत से 4 गुना ज़्यादा महंगे हो गए हैं। कसूर क्या उस बेचारे रेडी वाले का है? नहीं, पीछे बैठे उस हरामखोर का है जिससे लगता ये है कि रमज़ान बरकतें और रहमतें समेटने का नहीं, माल समेटने का महीना है। हाँ ठीक है, महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, हुकूमत वक्त का काम है, लेकिन हरामखोर कहाँ कहाँ छुपा बैठा है उसकी निशानदेही करना मेरा भी काम है, मीडिया का भी काम है, लेकिन आपका भी काम है। तो आप भी हरामखोर को हरामखोर कहिए, उसकी निशानदेही कीजिए। ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि भुगतना नहीं है, बोलना है। मोहल्ले में हो, गांव में हो, शहर में हो, कहाँ कौन गोदाम भरे बैठा है, कौन सा आड़ती क्या खेल रचा रहा है, सब कुछ सबकी नज़र में है। लेकिन उस हरामखोर को चूंकि कोई हरामखोर कहता नहीं है, वो लट्ठा कॉटन पहन के शहर का मोअज़्ज़िज़ बन बैठा है। मगर इस रमज़ान हमने, समा ने ये बीड़ा उठाया है कि हरामखोर को हरामखोर कहा जाएगा, लिखा जाएगा, पुकारा जाएगा। ये बार बार हम करेंगे, हरामखोरों को बेनकाब करेंगे। बिल्कुल, बेनकाब करने के लिए समा की ये कैंपेन, और इसमें साथ देना है आपने, इसमें हमारा हाथ बनना है आपने। और हम देखते हैं कि जैसे रमज़ान आता है हरामखोर एक्टिव हो जाता है। बड़ी मिसालें सामने आती हैं। कराची से, एक कराची बड़ा शहर है, एक बड़ा वाक़या हमारे सामने आया कि कराची का एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर जहां नाप तोल में कमी का इंकशाफ होता है। एक वीडियो आजकल नाज़रीन बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें सारिफ वज़न की कमी पर आवाज़ उठा रहा है। हम भी ये कह रहे हैं कि आपने आवाज़ उठानी है। सारिफ स्टोर के अमले से पूछ रहा है कि भैया उसने जो सामान ख़रीदा है उसके वज़न में आखिर कमी क्यों है, जिस पर वहाँ मौजूद अमले के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जब सवाल आप करेंगे और जवाब नहीं मिलेगा तो जवाब ना मिलना भी एक जवाब होता है। सुपर स्टोर पर या किसी भी ऐसी दुकान पर भरोसा करके जो पैकेट पर लिखा होता है उसके वज़न को सच मान लेना और उसके पैसे अदा कर देना, शायद हम में से कोई भी शक नहीं करता होगा। लेकिन अब शक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समा ने आवाज़ उठाई है। समा ने कहा हरामखोरों को बेनकाब करना है। अब आवाम समा का साथ दे रहे हैं। ऐसी बहुत सी वीडियोज़ अब हमारे सामने आना शुरू हो चुकी हैं। इन मसलों को लेकर अब वो आवाज़ उठा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नाप तोल में कमी सिर्फ वर्कर की मिली भगत है या मालिकान भी इस फ्रॉड में मुलव्वस हैं? तो ये जो वाक़या हुआ जिसमें अवाम ने आवाज़ उठाई, क्या रहा ये माजरा? कौन कौन सी सब्ज़ी वो लेकर जा रहे थे जिसमें हमने देखा कि वो थी तो 600 ग्राम, लेकिन जो पैसे देने पड़े वो 1 किलो से भी ऊपर के देने पड़े। ज़रा देखिए। सुपर स्टोर, बड़े सुपर स्टोर, और ये बड़े सुपर स्टोर बड़े प्यार से आपको अपना बनाने के लिए क्या करते हैं कि लॉयल्टी कार्ड भी थमा देते हैं और बता देते हैं कि भाई हम आपके हैं, आप हमारे, और हम ही से ख़रीदारी करनी है। लेकिन होता क्या है, आपने अपनी आंखें खुली रखनी है। ये समा की कैंपेन का असर है। आपके पास कोई वीडियो है, इस मसले का कोई हल है, आपको लगता है इस मसले को इस तरह नहीं इस तरह उठाना चाहिए, तो आइए हमारा साथ दें, हमारे पेज पर अपने रिव्यूज़ बताएं। और जो महक इस वीडियो में उस शख्स ने कहा ना ये फ्रॉड हो रहा है, अब सब ने ये कहना है कि फ्रॉड नहीं, हरामखोरी हो रही है। ये बार बार कहना पड़ेगा, तभी हरामखोर
बेनकाब होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, और एक और जगह हरामखोरी हो रही है उसका जिक्र कर लेते हैं। रमज़ान का ये मुबारक महीना है, इसका आगाज़ हुआ, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ। आलू की कीमत चंद दिनों में 20 रुपए फी किलो तक बढ़ गई है। लाहौर की हम बात करें, मोहम्मद लुकमान ने आलू की बढ़ती कीमतों पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। आड़तियों के हाथ में खेल रहे थे। नज़्म आपने सुनी? अब सुनिए आलू की गजब कहानी। आलू मियाँ ओकाड़ा से लाहौर की मंडी में बिकने के लिए निकले। 3 घंटे का सफर झटपट तय हो जाना था। बीच रास्ते ट्रक को ब्रेक लगी तो आड़ती ने कीमतों की रफ्तार बढ़ा दी। आलू की कीमत में चंद घंटों में 15 रुपए का इजाफा, यानी आलू डायरेक्ट मंडी चला जाता तो 35 रुपए बोली लगती, सड़क पर रुक गया तो 50 रुपए में नीलाम हुआ। आलू मियाँ भी ऐसी कहानी पर चकरा जाएं। माफिया जो वो कमा रहा है, पैसे वाला कमा रहा है, माफिया को तो हुकूमत हाथ नहीं डालती। ज्यादा किसान पे या मजदूर जो बेचने वाले इन पे तो हाथ डल जाता है। कोई आड़तियों के बगैर मंडी का काम नहीं है। आड़तियों के दरमियान में से यहाँ तो आड़तियों के निकाले हुकूमत हमें डायरेक्ट दे। कमीशन को गवर्नमेंट ले ना, जो कमीशन आड़तिये ले रहे हैं वो गवर्नमेंट ले। घबराइए नहीं, ये आड़तियों का कीमत बढ़ाने का पुराना बहाना है। कभी डिमांड सप्लाई की कहानी तो कभी बरसात का रोना। भला कौन से ट्रक बीच रास्ते से वापस खेतों की तरफ गए होंगे? ट्रक तो बादामी बाग की मंडी में मुसलसल आ रहे थे, वो भी बिला नागा। ये अपने मन माने रेट लगा रहे हैं। महंगाई, ये मसनूई महंगाई की हुई है इन्होंने। लेकिन अवाम को महंगाई का कोई ना कोई जवाब तो बताना ही था, तो आड़तियों और मंडी ताजरों ने ये कहानी बना ली। पहले नंबर पे ये रमजान शरीफ है, दूसरे नंबर पे ये रास्ते बंद हुए हैं 4 तरफ के, इसलिए ये बहुत महंगाई होगी। आज 5 किलो 250 रुपए का, पहले 5 किलो 150 रुपए का था। किसान से फी किलो 20 रुपए में खरीदा जाने वाला आलू आज आपको कम से कम 60 रुपए फी किलो का मिल रहा है। मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। तो जनाब, लाहौर की ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, वो मिडल मैन जिसको हम हरामखोर कह रहे हैं। हमें पता है कि जो कैमरे के उस पर लोग बैठे बड़ी तनकीद करेंगे कि जनाब इस लफ्ज़ को बड़े वाज़र खुले आम हम कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें जगाना है लोगों को। हम वो देखते हैं ना, हमेशा शहरी में एक बंदा आता है, ढोल बजाता है, जगाता है। आप समझ लें, ये जो हम बार बार लफ्ज़ कह रहे हैं, ये आपके दिमाग में, आपके जहन में बिठाने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आपने आवाज़ उठानी है। आखिर कितना मुनाफा कमाना जायज़ होता है, ये एक सवाल है, और इस पर दुकानदार हजरात क्या कहते हैं वो भी जरा आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमें हुकूमत ने पाबंद किया है, उस पर 3 से 4 रुपए प्रॉफिट भी नहीं बनता। हमें कम से कम इस पे 12 से 13% प्रॉफिट दिया जाए। दाल और चने पे 10% प्रॉफिट होना चाहिए। भाईजान, मेरा काम है तरबूज का, मेरा ख्याल है 5% मुनाफा होना चाहिए तकरीबन हर चीज़ पर, तरबूज पर, हर फ्रूट पर। मुनाफा हमारा 7 से 8% जो है मुनाफा होता है इसके ऊपर, तो ये जायज़ मुनाफा है, इसलिए हमारा हक है। मुनाफा 10% होता है, जो अमूमन जो सरकारी तौर पे भी 10% जो रिटेलर है। खजूर पे 8 से 10% मुनाफा होना चाहिए, क्योंकि ये है ऑफ सीज़न की और ये सब्ज़ी की तरह है, क्योंकि ये इसमें जो है गली सड़ी भी निकल जाती है। चीनी और घी में तो मैं समझता हूँ 1% नफा बहुत ज्यादा होता है, और इससे ज्यादा ले नहीं सकते। 1-2% से ज्यादा नफा है ही नहीं। नफा तो लेते परचून वाले, होलसेल को नफा है ही नहीं। महंगाई का सबब जो है वो माफियाज हैं। वो माफियाज जो पीछे बैठे हुए हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, और उनका गठजोड़ जो है वो हुकूमती एहलकारों के साथ है और इंतजामिया के साथ है। आज से जो है तकरीबन सारे खर्चे मिला ख़त्म करके तो 10% कारोबारी अफराद को जो है प्रॉफिट कमाना चाहिए, जिसमें 2.5% जो है खुदा की राह में खर्च करना चाहिए। हाथ जोड़ के उनसे ये बिन्नत करता हूँ, ये इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम इस माह रमज़ान के महीने में लोगों को रिलीफ दें, मुनाफा कम से कम कमाएं, और मैं तो कहूँगा मुनाफा ना ही कमाएं, अपनी कॉस्ट पे दे दें लोगों को। चलें, अगर अपने आप पहले से नहीं दे सकते, कॉस्ट पे दे दें, इसमें आपको अल्लाह की तरफ से मुनाफा मिलेगा। रमज़ान मुबारक में दानिस्ता तौर पे एक चीज़ को शॉर्ट कर दिया जाता है, या एक चीज़ वाफर मिकदार है लेकिन कार्टन्स बना लिए जाते हैं, उस पर मोनोपोली कायम कर दी जाती है, जिससे इस वक्त फलों की कीमतें मैं देख रहा हूँ। तो ये ज़्यादती है, जुल्म है, हराम है। लेकिन जो मुनाफाखोरी कर रहा है, नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है, जो हरामखोरी कर रहा है,
आप भी ज़रा उससे सवाल करके देख लें, जवाब नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा जवाब तो सिर्फ इतना सा, मैं, अरे नहीं वो कर रहा है। इससे मुझे याद आ गया, सवाल जिससे भी करो जवाब यही आता है कि वो कर रहा है। सवाल नवाज शरीफ से हो पनामा केस का तो जवाब आएगा और नाम भी तो हैं। सवाल अगर किसी चोर से हो कि तुम पकड़े गए हो, चोरी कर रहे थे, वो भी तो कर रहा है। तो ये नहीं चलेगा जनाब। जब सवाल हो रहा है किसी से तो जवाब उसको खुद देना होगा। सवाल का जवाब एक सवाल नहीं होना चाहिए, वो जवाब ही होना चाहिए। इस मामले पर उलमाए कराम ने, यानी जो नाजायज़ मुनाफाखोरी का मामला है और आवाम के इस्तेहसाल की बात है, इस पर उलमाए कराम क्या राय रखते हैं, उसे आखिरत की तबाही करार देते हैं। वो कहते हैं कि नाजायज़ तरीके से कमाई गई दौलत से ना दुनिया में सुकून मिलता है और ना ही आखिरत में मिलेगा। ऐसे लोगों की कोई इबादत, कोई दुआ कबूल नहीं की जाती। आप भी सुनिए। आखिरत की फिक्र होगी तो इंसान उस वक्त दुनिया में लोगों का इस्तेहसाल नहीं करेगा। तो गोया के रेट तय करने में जो पहली चीज़ आ जाएगी वो इस्तेहसाल आ जाएगा कि क्या आपकी प्राइस तय करने में मुआशरे का इस्तेहसाल तो नहीं हो रहा। मिलावट नहीं करनी चाहिए और मुनासिब हद तक जो है मुनाफा वो हमें कमाना चाहिए। अगर हम गलत तरीके से मुनाफा कमाएंगे तो अल्लाह की तरफ से उस बंदे को सजा दी जाएगी। की शरह अगर इतनी बढ़ जाए कि जिसके नतीजे में ये महसूस हो कि यहाँ एक हिर्स और एक लालच और एक तमा का जज्बा पैदा हो गया है और ये आम लोग जो इस शय की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, ये उनको महंगे दामों उनकी ज़रूरत की खातिर बेच रहा है, तो ऐसा शख्स जो है वो लाजिमन उसी कानून के तहत देखा जाएगा कि जिस कानून के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जुर्म को देखा जाता है। हराम माल से दी गया सदका कबूल नहीं होता, हराम माल से किया गया हज कबूल नहीं होता, हराम माल से कराई गई किसी को इफ्तार अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, हराम माल से किया गया कोई खैर का अमल कबूल नहीं होता। पाक अगर अल्लाह की बारगाह में लगाना है तो उस माल को भी पाक अंदाज से कमाइए। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन आलिया सारिंग साहिबा ने। आलिया भाभी, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जब हराम खोर को हराम खोर कहते हैं तो उसके तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन समा ने अब ये जिम्मेदारी उठा ली है कि हराम खोरी जहां पर भी हो रही है उसको बेनकाब करना है। सही कह रही हैं, ये लफ्ज सुनने में बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमने हर चीज के लिए एक सॉफ्ट से वर्ड निकाल लिए हैं। आपको पता है ये हराम खोरी नहीं है, ये बिजनेस टैक्टिक्स है। इसके लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए। ये टैक्टिक्स है इनकी जिसको ये समझते हैं कि ये करना इनके लिए जायज है, और इस्लाम में समझते ऐसे हैं कि सिर्फ सूद ही हराम है। इस्लाम में सिर्फ सूद ही हराम नहीं है बल्कि नाजायज मुनाफाखोरी भी हराम है। और रमजान के महीने में हम सब ये कहते हैं कि भाई सवाब करें, नेकी करें, क्योंकि अजर उसका बढ़ जाएगा 10 गुना। तो जरा इसके दूसरी तरफ भी देखें कि अगर हम इस महीने में गुनाह करेंगे, नाजायज मुनाफाखोरी करेंगे, लोगों को अजियत पहुंचाएंगे, सहरी अफ्तारी के लिए उनके पास कोई चीज नहीं होगी, तो आप ये सोचिए कि फिर गुनाह के मामले में अल्लाह ताला किस किस्म के मामला हमारे साथ करेगा। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ हम अपने गरीबों को दबा लेते हैं। हम ठेले वालों से तो 2-2 रुपए पर लड़ते हैं, बार्गेनिंग करना हमारा हक है, लेकिन जो बड़े बड़े मार्ट हैं इनमें होता क्या है कि इसमें खासे पढ़े लिखे और बहुत वेल ड्रेस्ड और बहुत जबरदस्त एसी वगैरह चल रहा होता है, तो वहाँ जब आप बात करने लगते हैं ना तो आप बात करने वाला, शिकायत करने वाला भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है कि उसको कितना बोलना है, कितना सॉफ्टली बोलना है। जबकि मैं ये समझती हूँ कि चाहे हुकूमत पे कोई इस किस्म के गलत काम करे, ठेले पे करे, मार्ट पे करे, गलत सिर्फ गलत होता है और आपने उसका हाथ हर हाल में आपने उसको पकड़ना ही पकड़ना है। लेकिन किसी एक को छोड़ देना उससे मरूब होके और दूसरे को पकड़ लेना कि वो आपको थोड़ा सा अपने हालात के हिसाब से हल्का लग रहा है, इस वजह से जो हमने फर्क और तफरीक रखी है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि जुर्म अगर मेरी साहबजादी करती तब भी मैं वही करता जो किसी आम बंदे के साथ मामला होता। ये सोच हमें बनानी पड़ेगी, तभी कुछ बेहतरी आएगी। आले भाभी, एक गरीब तो हरामखोरी नहीं कर रहा, एक गरीब किसान तो हरामखोरी नहीं कर रहा, वो तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उससे उसकी उजरत नहीं मिल रही। जो हरामखोरी कर रहे हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना बेशक ये सख्त लफ्ज़ है, लेकिन आपको नहीं लगता ये वक्त है कि इस सख्त लफ्ज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा?
बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। आप गलीज से गलीज काम करें और गलत से गलत काम करें, उसके बाद आपको उन अल्फाज से भी ना नवाजा जाए। सजा देना तो हमारे अख्तियार में नहीं है। बहुत अच्छी बात है जो समाज इस वक्त कह रहे हैं और समाज से जो आवाज जा रही है, ये बहुत जबरदस्त आवाज जा रही है। ये तो मैं समझती हूँ नेकी है कि जितना बड़ा गुनाह उतनी बड़ी सजा, उतने ही अल्फाज उसी तरह सख्त होने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि गरीब सारा साल भी बेचारा भूखा रहे, फाका करे, वैसे ही वो सारा साल ही बेचारा रोजे ही रख रहा होता है। इस महीने में भी अगर वो ये चाहे कि वो सुकून से सहरी अफ्तारी कर ले, अपने बच्चों के साथ ईद खुशी से मना ले, तो आप ऐसा बोझ, आम तौर से तो रमजान आने से पहले खुशियां दोबाला हो जाया करती हैं कि अब हमारे पास एक बाबरकत महीना आ रहा है, एक मेहमान आ रहा है। आप जरा गरीब से जाके पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती है, रमजान आने से पहले उसकी क्या कैफियत होती है। ईद आने से पहले वो बच्चों से अपना मुंह छुपा रहा होता है। जो उसके ईद के कपड़ों के पैसे होते हैं वो शायद इन्हीं चीजों में निकल जाया करते हैं सहरी अफ्तारी में। रोटी और चटनी, अब तो चटनी भी नहीं खाई जा सकती कि प्याज से लेकर लहसुन की जो एक चटनी बनती है नमक मिर्च डाल के सरसों के तेल में, वो भी बनानी इस वक्त बहुत मुश्किल हो गई है। टमाटर जो हम कहते थे कहीं पे भी उगा लो उग जाते हैं, इस वक्त टमाटर खरीदने मुश्किल हुए में। हर चीज का एक ही हाल है भाई। भाभी एक और बात जरा वाज़ेह कीजिएगा। हम देखते हैं कि आड़ती, बड़े से बड़ा आड़ती हम देखते हैं कि कमाता है नाजायज़ तरीके से और स्टेटस एंजॉय करता है हाजी साहब का। हम तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि हमने इस चीज़ को बेनकाब करना है। ये किसका फ़र्ज़ है कि मुआशरे में जो इंसानी अलमिया ये जन्म ले रहा है इसको कंट्रोल करे, लोगों को आगाही दे, बार बार बताएं, क्योंकि रमज़ान का महीना ख़त्म होना है, वो जो ताज़ा ताज़ा ईमान जागा हुआ होता है ना, वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी आपकी नज़र में बनती है? सबकी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। खाली हुकूमत पर नहीं लगा सकती। हुकूमत का लेवल बड़ा है, वो बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं, तो हम उन्हें देखते भी हैं, इल्जाम भी लगाते हैं और वो सब बातें करते हैं। लेकिन एज अ नेशन, ये लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ हाजी साहब का जो है, लेकिन ये चीज वाकई इस अंदाज में माशरे में मौजूद है कि जो हम एज अ नेशन है ना, हमारे दो रूप है। एक तो हमारा रूप ये है कि कमाओ, जिस तरह भी कमा सकते हो कमाओ। वो कमाने को, इवन अपने कमाने को नमाजों से भी अलग रखते हैं कि नमाज पढ़कर आते हैं ताज़ा ताज़ा और माथे पे मेहराब भी होती है, सब कुछ है, नमाज पूरी अदा की, अल्लाह कबूल भी करे मैं कहती हूँ। लेकिन जब कारोबार में आते हैं तो वही बेईमानी, वही, और जब उनसे कहा जाता है कि अभी तो नमाज पढ़ी थी, अब तो कहते हैं वो अल्लाह का मामला था, नमाज थी। ये कारोबार है, ये दुनिया का मामला है, कोई मामला अलग नहीं है। नमाज में हम अल्लाह से वादे करते हैं कि सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे, हम अल्लाह से जाने सजदे कर करके कौन कौन सी माफिया मांगते हैं, और जैसे ही हम नमाज को छोड़ें हम वापस वही चीज बन जाए। और ये जो नाजायज कमाई है ना, इसको लोग कहते हैं, जैसे मैंने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की कि बिजनेस टैक्टिक्स कहते हैं, दूसरा ये कहते हैं देखा मैंने कितना स्मार्टली काम किया, किस तरह से मुनाफाखोरी की। ये स्मार्टनेस नहीं है। आप जो कुछ भी, और फिर ये करके अल्लाह के नाम पर देते भी बहुत हैं। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था, ये सदकात दे देना और इसको ये समझना कि बड़ी बड़ी करवा देना, लेकिन अगर वो हराम माल से कर रहे हैं तो वो कबूल नहीं होगा। आलिया भाभी थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप और इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रही थी। जिसको ये लफ्ज़ चुभे, जिसको ये लफ्ज़ तकलीफ दे हराम खोर, तो इसका मतलब है कहीं गड़बड़ है, क्योंकि हराम खोर को जब हराम खोर कहा जाएगा, लिखा जाएगा, पुकारा जाएगा, तकलीफ होगी। हम तकलीफ देंगे, ये ज़रूर देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर आतिफ असलम ने सलामे आजिज़ाना के नाम से कलाम रिलीज़ कर दिया। गुलकार की जानिब से पढ़ा गया ये कलाम बहुत ज़्यादा पसंद आया और इस वक्त सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं ट्रेंड भी कर रहा है। वाकई दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा सर कर ली है। नेपाली चोटी सर करने वाली टीम में पाकिस्तान के 4 कोहपेमा अब्दुल जोशी, सरबाज खान, कामरान अली और 7 मुनव्वर शामिल हैं। नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी चोटी सर करने की तस्दीक कर दी है। नेपाली पहाड़ी की ऊंचाई 8091 मीटर बताई जा रही है और पाकिस्तानी दस्ते ने ये एजाज़ अली सतपारा के नाम कर दिया है। क्या बात है जी, इनको हमारी तरफ से भी कांग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं और फिर से ख़बर है जनाब के कहाँ पर हो रही है मुनाफाखोरी। इससे मुतालिक हम बता देते हैं आपको कि चीज़ें गायब तो हो रही हैं। जिस तरह अगर चीनी ही की बात करें, इस्लामाबाद में कीमत है उसकी 85 रुपये, जिसका ऐलान हुआ, लेकिन वो गायब हो गई है। शहर से चीनी नापेद हो चुकी है। अब उसकी तलाश के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। दूसरी जानिब जहाँ पर चीनी मौजूद है और सस्ती वाली चीनी मौजूद है, अच्छी और सस्ती, 68 रुपीज़ पर केजी, यानी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर मिलने वाली चीनी इतनी आसानी से नहीं मिलती। लंबी कतार में लगना पड़ता है, फिर जाकर नंबर आता है और चीनी मिलती है। वहाब कामरान की रिपोर्ट दिखाते हैं।
शहर इक़्तिदार में ज़ख़ीरा अंदोज़ों का हुकूमती रिट पर वार। सरकारी निर्ख 85 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर होने पर शहर भर से चीनी ही गायब। मुबैना तौर पर मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। शहरी परेशान। चीनी नहीं मिल रही। अब पूरी कराची कंपनी में मैं घूम चुका हूँ कि मुझे चीनी नहीं मिल रही। चीनी आखिर गई कहाँ? पूछने पर छोटे दुकानदारों ने बड़ी मछलियों पर उंगली उठा दी। यहाँ मंडी है बहुत बड़ी चीनी की और बिल्कुल नहीं दे रहे। 10 तोड़े 20 तोड़े रोजाना के लगते हैं। मैं होलसेल डीलर हूँ और मुझे 2 तोड़े थमा रहा है। क्या मेरा 2 तोड़ों से काम चलेगा? शहर में मिठास अगर कहीं मिल भी रही है तो मन माने निर्ख पर। मैंने तो नहीं देखा कि 85 रुपए मिल रहा हो। मेरा भाई भी कह रहा था कि 100 रुपए वहाँ पे मिल रहे हैं दूसरी साइड पे। सस्ती चीनी की खोज में हम पहुँचे हैं एक यूटिलिटी स्टोर पर, लेकिन यहाँ भी चीनी का हसूल इतना आसान नहीं। शहरी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हुकूमत और इंतजामिया है कहाँ? ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर हाथ डालकर आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? कैमरामैन फरहान अली के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। ये सिर्फ इस्लामाबाद की सूरत हाल नहीं है, पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में ये तमाम मनाजिर हम देख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये मनाजिर हैं आपने अपने अंदाज में से रिपोर्ट करना है। बार बार आपको इसलिए कह रहे हैं कि जाग जाएं, आवाज़ उठाएं। कराची में भी बहुत सारे ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं जिनको हम अपने कैमरे की आंख से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी मामलात की बात करते हैं। चीनी का जिक्र हो रहा है तो चीनी से जुड़े शख्स की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर वो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो जहांगीर तरीन के खिलाफ है? बहुत दिनों से जिक्र सुन रहे थे। आज जब सहाफ़ी ने ताबड़तोड़ अंदाज में पूछ लिया तो आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? ये जहांगीर तरीन से जब सवाल हुआ तो तरीन साहब थोड़े से गड़बड़ा गए। हालांकि उस सहाफ़ी ने सारे नाम ले लिए कि इन में से कोई है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो गड़बड़ा गए। कैफियत उनकी कुछ ऐसे थी कि जैसे जॉन एलिया ने पूछ लिया हो कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। आप नाम क्यों नहीं लेते? शहजाद अकबर, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, चारों में से कौन आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन कर रहे हैं। उनका नाम तो बता देना। मैं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कौन कर रहे हैं। अब कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता। नाम बता दे। वो नाम बता दे। मैं बता कौन है। नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? सर असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी है, आजम खान है, शहजाद अकबर है। कौन है? एक नाम तो ले दे। कौन है इन चारों में से? नाम बता दे। तो जनाब, मीठी मीठी चीनी बेचने वालों को कड़वे कड़वे से घूंट पीने पड़ रहे हैं। हो जाता है ऐसा इस तरह के कामों में। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और भी सियासी मामलात की हम बात करते हैं। राना सनाउल्लाह ने कल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और दीगर सरकारी अफसरान को धमकी दी थी। अब उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब का। उन्होंने कहा किसी को हम ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो सरकारी अफसरान को धमकियाँ दे। क्या कह रहे थे फवाद साहब, ज़रा आपको सुनवा देते हैं। तकरीबन वही ज़ुबान इस्तेमाल की जो इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इस्तेमाल की थी कि आपके बच्चे हैं। ये ज़ुबान जो राना सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की, ये इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन ने इस्तेमाल की थी कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इस जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतल्लिका कवानीन का पर्चा होगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियाँ दे। धमकी देने की किसी को इजाज़त नहीं, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा। राना सनाउल्लाह के लिए पैगाम है इनका। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन इससे पहले राना साहब आपकी तरफ मैं आऊँ, क्या कहा गया था आपकी जानिब से जिसके बाद ही रद्द अमल आया? नाज़रीन को वो सुनवा देते हैं। आप बिल्कुल रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी ज़िंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कल जो आपने एक्शन दिया उस पर रिएक्शन आ गया फवाद चौधरी साहब का और ये कह रहे हैं जी कि मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे आप इस पे?
जी, मैं तो वेलकम करता हूँ फवाद चौधरी साहब के इस बयान को, बल्कि मैंने तो कहा है कि फवाद चौधरी साहब खुद बने और मुद्दई बन के जो है वो पर्चा दर्ज करवाएं। मैं इंशाल्लाह इसको डिफेंड करूंगा कोर्ट ऑफ लॉ में। किसी अफसर को या किसी भी बंदे को जो एक गैर कानूनी अमल का हिस्सा हो, उसको वार्न करना, उसको खबरदार करना धमकी नहीं है। धमकी ये है कि मैं अगर कहूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। धमकी ये है कि अगर मैं उसे कहूँ कि मैं तुम्हारी पैंट उतार दूंगा। नहीं राणा साहब, लेकिन ये जो बात राणा साहब, ये जो बात आपने की, कहूँ कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राणा साहब, ये जो बात आपने की, जो हमने सुनवाई भी है कि आप अगर अफसरान को ये कहें कि आपने यहीं रहना है और आपके बच्चों ने भी यहीं रहना है, आप वजाहत देना चाहेंगे इस जुमले की? आप क्या कहना क्या चाह रहे थे? जी, उस मेरे पूरे बयान में ये वजाहत मौजूद है। मैंने इन अफसरान से कहा कि अगर आप एक यानी इंतकाम का और एक ऐसे अमल का हिस्सा बनेंगे जिसमें आप लोगों के घरों को गिराएंगे, लोगों के बुजुर्गों की कब्रों के ऊपर जो है वो आप चढ़ाई करेंगे, तो फिर उसके बाद ये मुल्क जो है ये अफरा तफरी और इंतशार का, ये आप मुल्क को खाना जंगी की तरफ और लाकानूनियत की तरफ धकेल रहे हैं। तो आपने भी इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने, हम सब ने, हमारी फैमिली ने, सब ने इधर रहना है। तो इसलिए आप एक गैर कानूनी अमल का, एक सियासी इंतकाम का हिस्सा ना बने। तो राणा साहब, जब किसी को हम ये कहते हैं कि आप किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा ना बने, तो हम उसमें उसके बच्चों का भी जिक्र करते हैं। जी बिल्कुल, जब ये लोगों के घरों पे गैर कानूनी अमल का हिस्सा बन के जो है वो गिराने जाएंगे, तो क्या लोगों के घरों में बच्चे नहीं होते वहां से? क्या हमारे बच्चों से जो है वो दूसरों के बच्चे जो है वो कुछ ज्यादा मुकद्दस हैं? सबके बच्चे एक जैसे हैं, वो या ऑफिसर का बच्चा हो या किसी आम आदमी का हो, सबके बच्चे एक जैसे हैं। बिल्कुल राणा साहब, मैं यही चाह रही थी कि बस इस चीज की वजाहत कर दे, मेरी रहनुमाई कर दीजिए कि ये जो आपसे मैंने सवाल किया था, बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे और आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंच चुका है। राणा साहब ने कल जो गुफ्तगू की, आज उस पर फवाद चौधरी साहब का रिएक्शन भी आ गया और वो कह रहे हैं कि अब जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। से खबर आ रही है कराची से, मुनाफाखोरों ने मुर्गी महंगी करने के लिए मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। ब्रॉयलर सप्लायर्स की जानिब से कराची में हफ्ते में 3 दिन मुर्गी की सप्लाई बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से कराची में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 500 रुपए से तजावुज कर गई है। इसी पर बात करेंगे, समा के नुमाइंदे रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान, बताएगा इससे मुतालिक। जी देखें, पोल्ट्री फार्मर्स और ब्रोकर्स की जो मिली भगत है, जो यहाँ लोग मुर्गी फरोशों का कहना है, उन्होंने वो रेट मुसलसल बढ़ा रहे हैं रमज़ान में, जिसकी वजह से एहतजाजन जो वहाँ से माल खरीदते हैं पोल्ट्री फार्मर से और ब्रोकर से, डीलर जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी, उन्होंने हड़ताल कर दी है। जुज़वी इस वक्त हड़ताल है। कुछ कराची में सप्लाई हुई है, बेशतर कराची के इलाकों में सप्लाई नहीं हुई है। मुर्गी का गोश्त का रेट जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर गया है। अब मुर्गी से भी गया, पता नहीं क्यों नहीं कंट्रोल हो रही का कीमतें, बताएं क्या हिसाब हो गई है? मुर्गी 500 से ऊपर हो गई है, कीमा लेने खड़ो तो 750 रुपए, पता नहीं क्या झक मरा रही है हुकूमत। ब्रोकर और जो फार्म वाला, इनकी मिली भगत है आपस में दोनों की। अब ये रेट 600-650 रुपये फ़ी किलो करने के चक्कर में। हमारे साथ मौजूद है एक मुर्गी फरोश रियाज साहब, रियाज गद्दी, इनसे ही जानेंगे कि क्या वजूहात है। ये मुर्गी की कीमतें कम से कम 500 रुपये से ऊपर गई हैं, क्योंकि लोगों ने हड़ताल कर दी है। क्या समझे, अगर आड़ती हड़ताल कर रहा है तो फार्मरों का काम है ना कि नीचे कम रेटों के अंदर अगर मुर्गी देते तो हम लोगों को कम सप्लाई के अंदर, हम तो चाह रहे हैं कि 300 रुपये किलो हो जाएगी। ये रमज़ान का महीना है, लोग हाय बद्दुआ दे रहे हैं। कल सप्लाई नहीं होगी। अगर जिसकी अपनी गाड़ी होगी, अगर वो लेकर आ गए अपनी गाड़ी में मुर्गी, तो 550 रुपये किलो बिकेगी बंस रोड पे। पोल्ट्री माफिया बिल्कुल सरगर्म हुआ है पूरी तरह रमजानों में, और उन्होंने मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है, जो सरकारी रेट है वो 214 रुपये है, वो तो खैर
एक मजाक है अवाम के साथ कमिश्नर का, लेकिन ये है कि उस रेट पे तो कभी भी नहीं बिकती। लेकिन अभी भी मुर्गी के गोश्त का रेट जो है वो 550 रुपये और 500 रुपये तक पहुँच चुका है और आगे की कोई पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। और मुर्गी मिल भी नहीं रही है। मुर्गी फरोशों का कहना है कि कल जो है वो मुकम्मल हड़ताल हो जाएगी और सप्लाई जो है इसमें मजीद कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। शुक्रिया रिजवाना, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। रमज़ानुल मुबारक में नेकियां समेटने में बड़े ही नहीं बच्चे भी आगे हैं। लाहौर की 6 साला मरियम के मामूलात भी इस माह मुक़द्दस के दौरान यकसर तब्दील हो गए हैं और तमाम बच्चों के लिए मशले राह बन चुकी हैं। आयशा अता की रिपोर्ट देखिए। सजदे में सर झुकाए, बारगाहे इलाही में हाथ उठाए, ये है नन्ही मरियम जो रमजान मुबारक में अपना ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजार रही है। मरियम से अल्लाह के सिफाती नाम सुनिए। यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजराए नस्ब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुलाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़र बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमीसा बिन सलमान बिन औस। खूबसूरत आवाज में नातिया कलाम भी मरियम अकीदत से पढ़ती है। मरियम की जहानत देखकर आलमे दीन मौलाना तारिक जमील इनसे मिलने इनके घर भी आए और खूब हौसला अफजाई की। मैं अपने दीन से मोहब्बत करती हूँ और मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है कि मैं अल्लाह ताला को राजी कर सकूं और उनके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर सकूं। कहते हैं छोटी दुनिया करने पे आए तो बड़े बड़े काम कर जाती है। मरियम ने इस मिसाल को अमली जामा पहनाया है। 5 साला मरियम की जुबान से अदा होने वाले अस्माए हुस्ना और आकाए दो जहां का शजराए नस्ब सुनने वालों पर वजह तारीख कर देता है। ऐसे में ये बच्ची अपने जैसे बाकी बच्चों के लिए मशअले राह है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। तो जनाब, इस माह मुक़द्दस में ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे जो हैं उनके भी मामूलात ज़िंदगी तब्दील हो जाते हैं, वो भी अल्लाह को राज़ी करने में लग जाते हैं। एक बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त खबर आपको देते हैं। कोरोना वैक्सीन जल्द पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो बायो तैयार होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वैक्सीन की तैयारी के लिए तमाम तिब्बी आलात और केमिकल्स खरीद लिए हैं। चीनी माहिरीन की टीम भी मुआवनत और जाँच के लिए NHI में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त खबर है। सवाल मेरा ये है कि वैक्सीन की तैयारी किस तरह से होगी, खाम माल कहाँ से आएगा? जी, ये कैंसिनो बायो की जो वैक्सीन है ये एक चाइनीज़ वैक्सीन है और चाइना से ही हमें इसका जो कॉन्सेंट्रेट है वो हमें मिलेगा तकरीबन 30 लाख डोजेस का, और उसको यहाँ पर डाइल्यूट किया जाएगा और फिर उसको इंडिविजुअल पैकिंग्स जो उसकी हैं, सिंगल पैकिंग जो होगी वो उसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये हमारा NIH में एक हमारी वैक्सीन की एक फिलिंग लाइन एक इस्टेब्लिश की गई थी कुछ अर्सा पहले, अपग्रेड किया गया था, उसको यूटिलाइज किया जाएगा और इसके लिए तमाम तैयारियाँ जो हैं वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल है और अप्रैल के एंड तक इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेड है कि ये कॉन्सेंट्रेट जो बल्क इसकी पैकिंग है वो हमारे पास पहुंच जाएगी और तकरीबन 1 महीना के अंदर जो है वो हम इसकी 30 लाख डोजेस जो हैं वो तैयार करके और इंशाल्लाह ताला, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सिंगल डोज है, एक डोज ही इंशाल्लाह ताला सफिशिएंट होगी। ओके, यानी ये जो डॉक्टर साहबा अप्रैल के एंड में कॉन्सेंट्रेट बल्क आ जाना, फिर 1 मंथ में तैयारी, तो हम ये समझें कि फर्स्ट वीक ऑफ जून से पाकिस्तान में ये वैक्सीन मौजूद होगी जो कि पाकिस्तान में बनी होगी।
जी, बस इसका ये रॉ मटेरियल हमें वो देंगे, ये कॉन्सेंट्रेट के फॉर्म में देंगे और इससे प्रोसेस काफ़ी शॉर्टन हो जाएगा क्योंकि 30 लाख डोजेस को उस तरीके से कैरी करना, पाकिस्तान मंगवाना, उसकी कैरेज, वो सारा एक लंबा प्रोसीजर है जो कि बहुत शॉर्टन हो जाएगा जब हम इसको यहाँ पर तैयार करेंगे। लेकिन क्या तो हम हमें इसको उम्मीद कह है कि सकेंगे कि ये मेड इन पाकिस्तान? देखिए, दवाइयाँ भी जितनी यहाँ पर बनती हैं उनका रॉ मटेरियल तो बाहर से ही आता है ना। जी। हमारी जितनी एंटीबायोटिक्स बनती हैं, जितनी दूसरी हमारी पेन किलर्स या बाकी जितनी मेडिसिन है, तो रॉ मटेरियल तो हमारा बाहर से ही आता है। तो इसी तरह आप समझ लें कि इसका कॉन्सेंट्रेट है जो कि बाहर से आएगा और इसकी पैकिंग जो है वो इंडिविजुअल पैकिंग जो है जी, वो जी। पाकिस्तान में होगी डाइल्यूशन के बाद। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक चीज़ ज़रा बताएगा कि जब ये वैक्सीन पाकिस्तान में बन जाएगी तो जो ये प्राइवेटली लग रही हैं, इनकी जो कीमतें मुकर्रर की गई वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी या वो उतनी ही रहेंगी? दूसरा मेरा सवाल ये था, मैं हर दफ़ा सोचती थी आपसे पूछूंगी कि जो मीडिया वर्कर्स हैं उन्हें वैक्सीन कब लगेगी हुकूमत की तरफ से? जी, इंशाल्लाह ताला। देखिए, अभी थोड़ी सी और लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है जो कि फ्रंट लाइन के हमारे, वो भी सारा वक्त पब्लिक जिनकी डीलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कुछ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तो ज़ाहिर है मीडिया वाले भी हर वक्त, आप लोग भी फ्रंट लाइन पे होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, पब्लिक के बीच में होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक और लिस्ट बन रही है NCOC की जिसके अंदर उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो आई एम श्योर कि मीडिया वाले भी उसमें ज़रूर इंक्लूड होंगे क्योंकि आप लोगों का राब्ता बहुत ज़्यादा रहता है पब्लिक के साथ। लेकिन डॉक्टर तो साहबा, ये आपको नहीं लगता इंशाल्लाह कि बड़ी ताख़ीर हुई? ज़ाहिर है डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, बड़ी इज़्ज़त है उनकी, ज़ाहिर है वो सबसे ज़्यादा इस पैंडेमिक में उन्होंने काम किया है, पुलिस, सिक्योरिटी इदारे, लेकिन एट द सेम टाइम मीडिया वर्कर्स, स्पेशली मैं बात करूँगा रिपोर्टर्स की, कैमरामैन्स की, और जो स्टाफ साथ मौजूद होता है, वो चाहे DSNG हो, वो चाहे ड्राइवर्स हों, जो चाहे केबल बॉय हो, कोई टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, जो कि बाहर फील्ड में होते हैं, ज़ाहिर है उनकी फैमिली वाले भी बड़े परेशान होते हैं कि वो जा रहे हैं, वो जाते हैं फील्ड में काम करने के लिए, उन्होंने भी इस 1.5 साल में उतना ही काम किया जितना किसी और शख्स ने किया, तो उनको भी ये स्टेटस मिलना चाहिए। जी, इंशाल्लाह ताला ज़रूर इसकी सिफारिशात जो हैं वो NCOC को गई भी हुई हैं, मज़ीद भी इसके ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल, आप लोग भी हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और मैं समझती हूँ कि कोरोना के अंदर जितना मीडिया ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि हर वक्त इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देना और पब्लिक के अंदर जो इसके बारे में अवेयरनेस आई है उसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है और बिल्कुल मीडिया वालों का हक बनता है और इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलेगा। वैसे दूसरी खुशखबरी ये भी है कि ईद के फौरन बाद तमाम एज ग्रुप्स के लिए जो है वो वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन खोल दी जाएगी और हमें उम्मीद है कि मई में और जून में हमारे पास मिलियंस ऑफ डोजेस जो हैं वो पहुंच जाएंगी। कुछ जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बनेंगी, कुछ बाकी भी पाइपलाइन में है। तो जब ये बल्क ऑफ वैक्सीन सारी हमारे पास ये मिलियंस ऑफ डोजेस पहुंचेंगी तो इंशाल्लाह ताला सबको लगनी शुरू होगी। यानी डॉक्टर साहब, मैं सही समझ रहा हूँ, ईद पर ईदी मिल रही है, सारे शहरियों को ये ईदी मिल रही है कि अब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपका नंबर जल्द आने वाला है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। जी, हमारी कोशिश तो ये है कि जल्द से जल्द जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को हम पहुँचे और इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारी डोजेस जो हैं वो पाइपलाइन में है। हर एवेन्यू से हम कोशिश कर रहे हैं। अभी 5वीं वैक्सीन साइनोवैक की जो है उसको भी अप्रूवल मिल गया है। तो इस वक्त पाकिस्तान में 5 वैक्सीन जो हैं उनको अप्रूवल मिल गया हुआ है यहाँ पे इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो इसलिए वो दिन ब दिन हम लोग और से और एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है मजीद वैक्सीन्स भी जो है वो अप्रूवल उनकी भी हो जाए। तो इस तरह मार्केट खुलती जाएगी तो जल्दी ज़्यादा वैक्सीन पहुँचने का इम्कान हो जाएगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ज़रा बता दें, आपने जैसे शुएब ने भी कहा कि ईद पे ईदी मिलेगी, तो ये सबसे बड़ी ईदी है, इससे ज़्यादा बेहतर तो कोई ईदी हो ही नहीं सकती। जब ज़्यादा तादाद में ईदी देनी है तो फिर इसके ज़्यादा बेहतर इंतजामात भी होने चाहिए। जी, देखिए बिल्कुल वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है, मगर इस वक्त अगर आप देखें तो बहुत सिर्फ ये कि कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स पे बर्डन ज़्यादा है, बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे अभी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। मैं अभी इस्लामाबाद का जो आइसोलेशन हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है उसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। वहाँ पर इतने ज़्यादा 40 काउंटर्स बने हुए हैं, मगर उसके बावजूद वहाँ पे लोग बहुत कम आ रहे हैं। तो इसलिए अभी हमारे पास बेशक वहाँ पर ज़्यादा लोग जाएंगे, उनको सर्विसेज मिलेंगी, तो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। सिर्फ मेरा ख्याल है हमें रीलोकेट करने की ज़रूरत है ताकि जिन सेंटर्स पे ज़्यादा बर्डन है उनसे हम उन सेंटर्स पे भेजें जहाँ पर लोग कम जा रहे हैं और वहाँ पे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा
है। और डॉक्टर साहब, जिस तरह ईद के बाद आपने कह दिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी खबर आपने दी है कि ईद के बाद हर शहरी अब रजिस्ट्रेशन करा सकेगा और सबको ये वैक्सीन लगेगी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हो पाएगा। ज़ाहिर है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वक्त तो लग जाएगा, बट एटलीस्ट अब 18+ सबको ये वैक्सीन लगनी है। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये बता दें, इवन देन ये 18+ को जब अलाउ कर देंगे, इवन देन किस किस को नहीं लगेगी? ज़ाहिर है जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनको नहीं लगनी, लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं लगनी, ऐसे में और कौन कौन है इसमें जिसको नहीं लगेगी ये वैक्सीन? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो पॉपुलेशन 200 मिलियन की है उसमें से 100 मिलियन तो 18 से कम उम्र लोग हैं जिनको अभी दुनिया में कहीं भी रेकमेंड नहीं की जा रही है वैक्सीन लगाने के लिए, सिवाय फाइजर की जो कि 16+ के लिए है। तो ये 18+ से ऊपर जो 100 मिलियन लोग हैं, इनमें से हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 70 मिलियन लोगों को लग जाए, क्योंकि उसके बाद ये जब 70 मिलियन लोगों को लग जाएगी तो वो चांसेस होते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी उस मुल्क में आ जाए और इसका फैलाव जो है वो रुक जाता है। ये एक रेकमेंडेड एक नंबर है, तो 70 मिलियन तक हमने पहुंचना है। तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला वैक्सीन की जो इतनी तादाद है वो पाइपलाइन में है, कुछ हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिल रही है, कुछ पाकिस्तान परचेज कर रहा है। तो ये इंशाल्लाह ताला ये टारगेट है कि 70 मिलियन पॉपुलेशन को लगनी है। तो इसके अंदर जो भी एलिजिबल होंगे, जो एज ग्रुप्स हैं, और वो अगर कवर हो जाएंगे तो बाकी लोग खुद ब खुद प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और चीज़ ज़रा बताएगा, जैसे अभी शुएब ने भी कहा कि जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको तो जाहिर है कि ये वैक्सीन नहीं लगेगी। क्या ऐसी कोई अदादो शुमार या ऐसी कोई खबरें सामने आई कि प्रेगनेंसी में अगर खुदा न खास्ता किसी खातून को कोविड हो जाता है तो बाद में इसका असर होने वाले बच्चे पर ज़्यादा है? क्योंकि ऐसे कुछ केसेस देखने में आए हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो या तो उसे सांस का इशू है, या उसके लंग्स सही तरह काम नहीं कर रहे, या दिमाग का इशू है। कुछ ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं आपकी नज़र में? देखें, ये वायरस पहली दफ़ा दुनिया में आया है, वैक्सीन भी पहली दफ़ा दुनिया में बनी है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आपको रोज़ इसके कोई नए साइड इफ़ेक्ट्स पता चलते हैं, रोज़ इसके कुछ आपको स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं। तो ये चीज़ें अभी टाइम जो है, अभी हमारे पास कोई मुस्तनद डाटा नहीं है, क्योंकि ये टाइम के साथ ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। सब चीज़ें फर्स्ट टाइम है ना, तो इसके लिए कुछ सालों का डाटा इकट्ठा होता है, तो फिर आपके पास कोई मुस्तनद बात होती है जिसके ऊपर आप श्योरिटी के साथ कर सकते हैं। डॉक्टर साहबा, और ये सारा डाटा न्यू सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, बिकॉज आज जिस सेंटर पर मैं गया अपनी मदर इन लॉ को लेकर वैक्सीनेशन के लिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और ज़ाहिर है उस कई घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा गौर हो रहा है कि और सेंटर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अभी सिर्फ अगर 50+ पे लगने के दिनों में हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, जब हर शहरी जाएगा तो हालात बेकाबू ना हो जाएं। नहीं जी, डेफिनेटली और सेंटर्स बनेंगे, और ये सिर्फ वैक्सीन इंशाल्लाह ताला हमारे पास असल में अभी रजिस्ट्रेशन लोगों की जो है वो तकरीबन 20 से 21 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्टर करवाया है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी उसके मुताबिक जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। और मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा सा रीलोकेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से सेंटर्स आज भी ऐसे हैं जिनके पास कैपेसिटी तो है लगाने की, 400-500 लोगों तक की कैपेसिटी है, मगर वहाँ टर्न आउट जो है वो मुश्किल से 50-60-100 के करीब हो रहा है। ये जो एक बात बस और बता दीजिएगा, ये जो हम देख रहे थे, ऑपरेशन तो लोगों की हो रही थी लेकिन वो सेंटर्स तक जा नहीं रहे थे, यानी कुछ परसेंटेज ऐसी थी जो नहीं जा रही थी, वो रिफ्यूज़ल का मामला था, कुछ कन्फ्यूजन थी, वो अब खासियत तक दूर हुई है, अब लोग जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो जा भी रहे हैं। जी देखिए, पहले जो था वो हमारे पास टर्न आउट जो था वो 30 से 40, जैसे जो स्केड्यूल्ड होते थे किसी एक सेंटर में जिनको मैसेज किया होता था कि आज आपकी वैक्सीनेशन ड्यू है, आप इस सेंटर पे आ जाएं, तो उसमें 30 to 40% जो था वो टर्न आउट था। अब जो है वो तकरीबन 80% तक टर्न आउट जो है वो होना शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि ये मजीद बढ़ेगा, क्योंकि पहले लोगों में एक हेजिटेंसी थी, एक खौफ था, एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी। पर अब जिस तरह लोगों को लग रही है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसका फायदा ही है, और जिस तरह दुनिया से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिन मुल्कों में वैक्सीनेशन एक खास तादाद तक पहुंच गई है वहां पर इसके फैलाव का अमल रुक गया है। तो ये सारी खबरें जो है ये बड़ी पॉजिटिव है, इसकी वजह से लोग अब वैक्सीनेशन की तरफ आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अब लोगों की हेजिटेंसी खत्म होगी और
रजिस्ट्रेशन के बाद लोग पहुंचेंगे भी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों में जो खदशात थे वो खत्म हो गए। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। और ये बहुत बड़ी ईदी का ऐलान है हुकूमत की जानिब से कि अब ईद पर ईदी हमें ऐसे मिलेगी कि ईद के बाद हर जो शख्स है उसको वैक्सीन लगेगी। तो भैया घबराना नहीं है, आपकी भी बारी आने वाली है, बस थोड़ी सी तसल्ली रखनी है, थोड़ा सा तहम्मुल रखना है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हो सकता है आपको मेड इन पाकिस्तान वैक्सीन ही लग जाए, क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी वैक्सीन खुद लगाएगा। यानी बना तो रहा है, वो कंसनट्रेट जो बल्क है वो चाइना से आना, बट हम उसे खुद पैक करेंगे डाइल्यूट करने के बाद। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। अब आपको बताएं कि फिल्म स्टार रीमा खान ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान मुल्क के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। समा को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में रीमा ने कहा कि इमरान खान को कामयाबी के लिए कारकर्दगी पर फोकस करना होगा। मजीद क्या कहना था रीमा जी का, आपको सुनवाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर पॉजिटिव इंसान हैं, मैं उनकी फ़ैन भी हूँ और उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। उनको चाहिए कि वो फोकस करें कि इस आवाम की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करना है, मगर मुझे लगता है उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। इस वक्त जो वो करना चाह रहे हैं, जो उनका दिल चाहता है, उनको वो करने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन की गलतियों की जो सज़ा है उसके लिए इदारे हैं, वो इदारे उनके उस काम पर फोकस करें। प्राइम मिनिस्टर का काम है आवाम को किस तरह से सहूलियात मुहैया करनी है। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपोजिशन के बिखेड़ों में पढ़ने की बजाय, उन पर तवज्जो देने की बजाय फोकस करें कि आवाम के मसाइल का हल कैसे करना है। इमरान खान की फ़ैन है रीमा खान, और उनका ये इंटरव्यू, मुकम्मल इंटरव्यू कल आप देख सकेंगे 3 से 5 इसी शो में, यानी नया दिन रमज़ान स्पेशल में। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, आपको पेशावर की खबर देंगे। यहाँ के नौजवान रज़ाकारों ने खिदमत खल्क की मिसाल कायम की, अपने जेब खर्च से नादार अफराद के लिए रमज़ान दस्तरखान सजा दिया। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक बरकतों के साथ साथ गरीबों की कफालत का भी महीना। पेशावर के रज़ाकार नौजवान बने नादार अफराद के मेज़बान और लगा लिया अफ्तार दस्तरख्वान, जिसमें मुस्तहिक अफराद के लिए सड़क किनारे अफ्तारी का बंदोबस्त किया गया। ये जो है हम 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इधर KTH के सामने ये करते आ रहे हैं, और डे फर्स्ट से ये हमारा दस्तरखान लगता है आखिरी दिन तक। मुस्तहिक अफराद ने अफ्तार दस्तरख्वान के इक़दाम को सराहा और नौजवानों को ढेरों दुआएं दी। ये गरीब और नादार लोगों के लिए अफ्तारी का तमाम किया गया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन लोगों ने जो है ना अस्पतालों में हमारे मरीज़ हैं, मरीज़ों के साथ जो है उसके अपने होते हैं, तो उनके लिए भी ये लोग खिदमत करते हैं। रज़ाकारों ने अपने जेब खर्च से रोज़ाना 200 रोज़ादारों के अफ्तार का बीड़ा उठाया है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। बड़ी ज़बरदस्त बात है जी कि इस महीने में आप जितनी बरकतें समेट सकते हैं, से बरकतों के बाद ज़रा रहमत की हम बात करते हैं। हैदराबाद से खबर है, जहां तेज़ बारिश के साथ यालाबारी हो रही है और बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया है। तो लोग जो कि गर्मी की वजह से थोड़े से परेशान थे और रोज़े में थोड़े से होता है ना, गर्मी से निढाल हो जाते हैं, थोड़ा सा उनका मूड भी चेंज हो गया और जनाब रोज़ा ठंडा हो गया। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज़, एक तो बताइए, ये मौसम जो अचानक से इतना खुशगवार हुआ, तो क्या वहाँ पर माहौल है और क्या बादलों से कोई बात हुई, कोई इरादा है कराची आने का? जी बिल्कुल, अगर बात करें मौसम की तो हैदराबाद में जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। रोज़ादारों के जो चेहरों पर जो है वो एक मुस्कुराहट खिल उठी है, क्योंकि गर्मी का जोर था। जैसे ही बादलों ने जो है आसमानों को अपने उसमें लपेट में ले लिया, काले बादलों ने, उसके बाद मोटरवे की तरफ जो है वो ज़ालाबारी होना शुरू हो गई है, जबकि हैदराबाद और गिजनवा के इलाकों में जो है वो हल्की हल्की बारिश भी हो गई है। रोजेदार खुश दिखाई दे रहे हैं और उनके चेहरों पर खुशी जो है वो दुबाला हो चुकी है। जी शुक्रिया इम्तियाज़, आपने अपडेट किया। और इस वक्त मनाजिर आपको हम दिखा भी रहे हैं, M9 मोटरवे के मनाजिर हैं। हैदराबाद टू कराची जो भी सफ़र कर रहा होगा उसके मज़े आ गए। इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत ये मौसम है इस वक्त। अल्लाह करे जिस तरह मोटरवे यहाँ पहुँच रही है, ये बादल भी यहाँ पर पहुँच जाए और पहुँचे और कराची में भी बरसे, क्योंकि कराची वालों को बहुत इंतज़ार रहता है बारिश का कि कब बारिश होगी, चाहे थोड़ी सी हो जाए लेकिन हो जाए। जो कराची में गर्मी है उसका जोर
टूट जाए। तो हैदराबाद में मौसम की क्या सूरत हाल थी वो हमने आपको बताई। अभी एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जब ऑफिस से घर जाते हैं ये सोचते हैं कि ज़रा रुक जाते हैं किसी रेस्टोरेंट, खाना खाते हैं, पैक करा कर घर ले जाते हैं, लेकिन जब जेब पर निगाह जाती है तो उस ख्याल को झटक देते हैं। ये तो एक मामला। इसी तरह अस्पताल के बाहर जो तीमारदार होते हैं, स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूं, जिन्ना अस्पताल की बात करूं, सिंध से लोग आते हैं, अपने मरीज़ों के साथ महीनों यहाँ रहते हैं। खाने का बड़ा मसला होता है, खाना कहाँ से खाएं, पूरे ख़ानदान यहाँ पर होते हैं, खाना कैसे खिलाएं, माँ बीमार है, बच्चे यहीं पर मौजूद हैं। ऐसे में इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर दुनिया का ये पहला और सबसे बड़ा फ्री मोबाइल रेस्टोरेंट कंटेनर में है, ये यहाँ पर मौजूद है। जेडीसी ये काम कर रहा है कि भूख मिटानी है, पेट भरना है। ऐसे में ये जगह सिलेक्ट क्यों की गई और यहाँ पर अब डेली सहर रफ्तार का कैसा निज़ाम है, कैसा इंतज़ाम है, कितने अफराद डेली यहाँ से आकर सहर रफ्तार कर रहे हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं अस्पताल के बाहर, जो फुटपाथ पर बैठे हैं, दिन रात गुजार देते हैं, उनके लिए यहीं से खाना जा रहा है। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। आ चुके हैं हम इस रेस्टोरेंट के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, और बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है यहाँ पर कि किस तरह से बैठ के आराम से आप खाना खाइए, इज़्ज़त नफ्स के साथ खाइए और उसके बाद पैक करा कर घर भी ले जाइए। जेडीसी ये काम कर रहा है, उसके रूह रवां ज़फ़र अब्बास साहब साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र भाई मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया कि ये रेस्टोरेंट कंटेनर में हो और फिर हॉस्पिटल के बाहर हो, इस लोकेशन पर हो? असल में देखें, सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल है जिन्ना अस्पताल, और यहाँ पर जो लोग अटेंडेंट होते हैं, पेशेंट की, जो पूरे ही सिंध से मतलब यहाँ आते हैं और इतना बड़ा सफ़र करते हैं, कोई थर से आ रहा है, कोई बॉर्डर से आ रहा है सिंध के, और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं, फुटपाथ पे रहते हैं, तो लाजिम बात है उनके खाने पीने का एहतमाम कैसे होगा। हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस, हम रोज़ाना के दर्द देख रहे थे। फिर हमने ये फैसला किया कि अगर यहाँ कोई जगह रेंट पे मिल जाए तो यहाँ कोई जगह रेंट पर नहीं है अवेलेबल। अच्छा, हम यहाँ क्या खरीदेंगे, सामने पीटीए का दफ्तर है, सरकारी बिल्डिंग है, तो हमने फिर ये जगह कोने में देखी, हमने कहा हम यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं। हमने मुखैर आज़ाद से अपील की तो जीएफएस बिल्डर वालों ने हमें इतना बड़ा कंटेनर दिलाया, फिर इसमें सारा एसएस का काम करवाया गया वेलफेयर एड के थ्रू, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब स्टैंडर्ड की हैं। इसके अंदर थर्मोपोल लगाया गया है ताकि देखें आपको अंदर हीट महसूस हो रही है, कितनी शदीद गर्मी है कराची में, ठीक है, गर्मी होती है। ऊपर छत पे भी इसके अंदर थर्मोपोल का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि लकड़ी की छत बनवाई गई है। इसी तरह से तमाम जो आलमी उसूल होते हैं किचन के, उनको फॉलो करते हुए पूरा किचन भी एसएस का है। बिल्कुल। अब यहाँ पर सिलसिला ये है कि रात 3 बजे से यहाँ सहरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारे जितने किचन है कराची में, उन तमाम जगहों से पक के खाना आता रहेगा, यहाँ इनको देते रहेंगे, ये सर्व करते रहेंगे। इधर फ्रेश जूसेस और चाय बनती रहेंगी, अंडा आमलेट और हाफ फ्राई बनता रहेगा, जिसको जो नाश्ता करना है सहरी करता रहे। उसके बाद सहरी के बाद ये अभी शाम में अफ्तारी का सिलसिला यहाँ शुरू हो जाएगा, और अफ्तारी के साथ ही खाना खोल दिया जाएगा। यहाँ नीचे सारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, उनमें देखें भरी हुई होंगी, और वो सारा सिलसिला, और जो पार्सल मांग रहा होगा उनको पार्सल देते रहेंगे। क्योंकि देखें लाजमी बात है, वहाँ से एक आदमी उठ के आएगा ना, बाकी जो कार्डियो के बाहर लाइन में लगे हुए 4-4 दिन से टोकन लेने के लिए बेचारे, वो सब तो लाइन छोड़ के नहीं आएंगे ना, फिर लाइन आगे पीछे हो जाएगी। तो एक आदमी आके सबका ले जाएगा, वहीं खाना खाएं अपना, एक दूसरे को जो भी देना है, और फिर ये सिलसिला रात 9 बजे तक खाने का जारी रहेगा। रमज़ान के बाद सुबह 8 बजे नाश्ता शुरू होगा, जो 11 बजे तक जारी रहेगा, जैसे हमारे दीगर कंटेनर जो कराची में उनमें चल रहा है, और फिर दिन 12 से लेकर रात 9 तक मुसलसल खाना चलता रहेगा। 2-3 सहरियाँ हो गई, 2-3 अफ्तार आपने यहाँ पे कराए हैं। एक तो मुझे ये बताएं कि गुंजाइश कितने वक्त में कितने लोग बैठ के खा सकते हैं यहाँ पर, और दूसरा ये कि इन 2-3 दिनों में आपने क्या माहौल देखा, कितने लोग यहाँ पर आए? देखिए, हमारी प्लानिंग ये थी कि हम इससे जिन्ना अस्पताल के जो मरीज़ों के अटेंडेंट हैं उनको कवर करेंगे। हमें ये बात नहीं मालूम थी कि यहाँ पर गाड़ियाँ भी रुकेंगी, यहाँ रक्शे भी रुकेंगे, यहाँ मोटरसाइकिलें भी रुकेंगी, और वो बोलेंगे हम घर जा रहे हैं अगर। हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से ये ओपन ऐलान है, चूँकि हमारे कोई भी खाना जो खिलाते हैं सदका खैरात नहीं होता, तो हम लोगों को यहाँ से भी दे रहे हैं घर ले जाने के लिए। जो अतराफ़ की बस्तियाँ हैं, आप जानते हैं कौन कौन सी बस्तियाँ हैं, जो भी मांगता है यहाँ से दे रहे हैं। इसीलिए हमने अपनी खाने की क्वांटिटी और बढ़ा दी है। पहले हमारा जो फ्री रेस्टोरेंट है गुलबर्ग में, वहाँ से खाना आ रहा था, अब जौहर वाले दस्तरखान से भी यहाँ पर खाना आ रहा है। इसके अलावा हमारे सोराबकोट दस्तरखान से भी खाना आ रहा है। हमारे जितने भी सेंटर हैं उन सब से खाने की गाड़ियाँ पक के यहाँ भेज रहे हैं। गाड़ी पर कोई शख्स रुके और वो भी खाना खाए, या फॉर दैट मैटर ना भी खाए, वो सिर्फ पैक करा कर लेके जाए, ये क्या शो करता है ज़फ़र भाई? ये बात शो करता है कि मिडिल क्लास की कमर टूट गई है इस 1 साल में। बेरोज़गारी ने, सही है आखिरी आसरा उसके पास गाड़ी बची है, वो गाड़ी भी क्या, एक पुरानी गाड़ी
20-25 साल पुरानी गाड़ी 4 लाख 5 लाख की आती है, क्या करे, उससे भी क्या करे। अगर उसको छोड़ देगा तो उससे महंगा उसको बाइक पड़ेगी। जिस रेट पे पेट्रोल हो गया बाइक का, शहर का एक चक्कर लगाएं 250 का पेट्रोल लग जाता है। तो वो 250-300 की सीएनजी में पूरा कराची घूम रहा है जैसे तैसे। उसने अपनी इज्जत का भरम रखा है। हाँ, अगर वो 10 लोगों का खाना घर लेके जा रहा है, उसको 500 रुपये बच गया, और अगर 500 उसके पास नहीं था तो आज उसके घर वाले यहाँ से खाना खा के भरे पेट सोएंगे। एक दिन का एक्सपेंडिचर अंदाजन कितना हो रहा है आपका यहाँ पर? देखिए, इस वाले कंटेनर पे जो खर्चा आ रहा है तकरीबन एक दिन का, क्योंकि चूँकि जो यहाँ शेफ़ काम कर रहे हैं ये सब बड़े बड़े होटलों में काम किए हुए शेफ़ हैं, और जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रही है, गाड़ियाँ खाना ला रही हैं, ले जा रही हैं, जो पका हुआ खाना और तमाम चीज़ें, तकरीबन लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपये खर्चा एक दिन का इस कंटेनर में। दुआ कराते हैं जफर भाई, जिस हम देख रहे हैं कि वेंटिलेशन का बड़ा ज़बरदस्त आपने निज़ाम रखा हुआ है कि हवा भी अंदर आ रही है ताकि किसी को गर्मी ना लगे। ऐसा ही है। और यहाँ पर अभी और गोल वाले जो पंखे हमारे दीगर मोबाइल रेस्टोरेंट्स में हैं वो भी यहाँ लग रहे हैं, हमने इम्पोर्ट कराए हैं, इंशाल्लाह कल परसों में आ जाएंगे। और आगे ज़रा चलते हैं, खजूर भी है, समोसे भी हैं, जलेबी भी है, पकोड़े भी हैं, फ्रूट चाट बन रही है जनाब, तरबूज भी है, खरबूजा भी है, सेब भी है, और यहाँ पर गर्मा गर्म पकोड़े समोसे रोल फ्राई हो रहे हैं, किचन में आ चुके हैं, माइक्रोवेव भी है यहाँ पर, और यहाँ पर गर्मी ना लगे, गर्म ना हो जाए कंटेनर अंदर से, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सक्शन कहते हैं इसको, ज़रूर भाई इसको डक बोलते हैं। और ये सब एसएस की है, ये तमाम चीज़ें जो इस कंटेनर में आप देख रहे हैं वो सब एसएस की, स्टील की, यहाँ से लेकर ये पूरी टेबलें, सारे बेसन, सारे चूल्हे, हर चीज़ यानी वो बड़े स्टैंडर्ड का ख्याल रखा गया है। सिंक है यहाँ पर, वहीं बर्तन धो लेना और इसी तरह से इस्तेमाल करते चल जाना। गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं, और वैसे तो बॉक्सेस बन कर आते हैं, 3-4 किस्म के खाने बन कर आते हैं, लेकिन जो यहाँ बैठ के खा रहा है उसे गर्म खाना मिले, उसे गर्म गर्म अफ्तारी मिले, सुबह के वक्त उसे ताज़ा शेक मिले, सुबह के वक्त ताज़ा चाय मिले। चाय के बगैर कोई लोग अफ्तारी नहीं करते, कोई सहरी नहीं करता, कोई शेक के बगैर नहीं करता, वो चाहे फिर बनाना शेक हो, वो चाहे एप्पल शेक हो, जनाब यहाँ पर बन रहा है। एक तरफ शेक, एक तरफ पकौड़े, एक तरफ चाय, ये मल्टीटास्किंग हो रही है भाई जी। ये बताएं कि ये गर्मा गर्म पकौड़े बनाने कितने पूर लगते रहेंगे इसके? अभी तो स्टार्ट किया, तकरीबन अफ्तारी के बाद भी चलता ही रहेगा ये चलता रहेगा। इतनी ज़्यादा चाय? जी बिल्कुल, ये भी कम है, अभी और चढ़ानी पड़ेगी। ये पतीला भी कम है? जी भाई। कितने पतीले चढ़ाने पड़ेंगे? तकरीबन 5-6 पतीले चढ़ेंगे और मज़ीद। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ जनाब, यहाँ पर मक्खन भी है, इसी तरह ज़बरदस्त जी। ये तो ज़रूर, ये तो मैंने अब देखा, ये जैम का भी इंतज़ाम है, बड़े इंटरनेशनल। लाज़िम बात है, जो लोग आ रहे हैं वो हमारी फैमिली से हैं, वो हमारे अपने, हमारे सगे हैं। मुझ पे लोग बहुत तनकीद करते हैं कि तुम्हारे दस्तरखान पे साफ़ सुथरे कपड़े वाले लोग क्यों खाना खा रहे हैं, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं उनके कपड़े फाड़ दूँ, मैं उनके चेहरे पे कालिक लगा दूँ। एक शख्स परेशान है, उसने अच्छा टाइम गुजारा है, आज उसका दिल चाह रहा है कि वो ये चीज़ खा ले, तो भाई आओ खाओ। कोई तस्वीर नहीं अंदर, कोई नाम नहीं अंदर, कोई सदक़े की बात नहीं, खैरात की बात नहीं, ज़कात की बात नहीं। पेटी भी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। हमारा उसूल है, आप हमारे किसी दस्तरखान पे चले जाएं, जिसको डोनेशन देना होगा आके देगा, रसीद बनवाएगा। हम इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करेंगे कि हम यहाँ एक माजूर बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, उसकी तस्वीर, उसकी माजूरी बेच रहे हैं, हम लिख रहे होंगे यतीमों मिस्किनों आ जाओ खाना खा लो। नहीं, दस्तरखान है, जिसको खाना है आओ खाना खाओ, और हम तुमसे ना कोई पैसा चार्ज करेंगे यहाँ, ना तुम्हें कोई इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। तुम आओगे, इससे बोलोगे अंकल मेरा दिल चाह रहा है अंडा हाफ फ्राई खाना है, तो ये तुम्हें हाफ फ्राई बनाकर देंगे। तुम बोलोगे आमलेट खाना है, ये आमलेट बनाकर देंगे। क्या बात है, बिल्कुल वैसे ही जैसे होटल में जाके ऑर्डर करते हैं और ख़ुद खाया, अब पूरा खाना पैक कराए, जो जो आपके घर में आपके घर वाले खाना चाहते हैं वो आप ऑर्डर देकर पैक कराएंगे और आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इज़्ज़त नफ्स के साथ खाएंगे, इज़्ज़त नफ्स के साथ घर लेकर जाएंगे। ये हो रहा है जनाब इस कंटेनर में। ज़बरदस्त, और ये नेकियां ही हैं, ये ऐसी रहमतें बरकतें ही हैं जो कि रमज़ान में हमारा जज्बा मज़ीद बढ़ा देती हैं। हमने अल्लाह ताला की मज़ीद रहमत को समेटना है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।